तो आज अपन शुरू करेंगे तीसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट का तीसरा मतलब चैप्टर नंबर 2 का तीसरा पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे, इससे पहले हमने देखा था कि मगध साम्राज्य कैसे इतना पावरफुल बन चुका था। ठीक है, उसी मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था क्या, मौर्य वंश। क्या, कौन सा वंश? मौर्य वंश। ये आरंभिक साम्राज्य था। आरंभिक साम्राज्य मतलब सबसे पावरफुलों में से एक था। जितने ही पावरफुल हुए ना, मतलब मजबूत मजबूत बरियार, उसमें भी एक कौन था? मौर्य वंश था। जो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी ना 321 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 321 बीसी यानी ईसा पूर्व। इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 321 साल पहले ही किसकी स्थापना हो चुकी थी? मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। इसकी स्टोरी बड़ा ही मजेदार है। ये लगभग पूरे संपूर्ण भारत पर इसने कब्जा किया है या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। किसने? मौर्य वंश ने। इसकी स्टोरी ये है कि एक चाणक्य नाम का व्यक्ति था। ये तक्षशिला के अंदर पढ़ाता था। कहाँ पर? तक्षशिला, यानी कि अपना पेशावर जो पाकिस्तान है वहां पर ये बढ़िया से पढ़वा रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था, और वहां पे ये टीचर भी थे। तो उस समय हमारे भारत पे ना एक आपने नाम सुना होगा, सिकंदर। वो अटैक करने वाला था। कि गए मगध में, किसके दरबार में? उसमें नंद वंश का साम्राज्य था। किस पे? मगध पे। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि लड़ाई मतलब हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। जो मगध साम्राज्य उस समय का था, नंद वंश का महापद्मानंद, उसने चाणक्य को भगा दिया। तू मुझे समझाएगा, एक छोटा मोटा टीचर आप मुझे समझाएगा कि साम्राज्य को कैसे बचाना है। कहते हैं कि चाणक्य को गुस्सा आया और उसने अपनी शिखाएं खोली। शिखाएं मतलब आप देखेंगे हिंदू धर्म में क्या होता है, जब मर जाते हैं तो हम टकले हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक बाल छोड़ देते हैं, चुटिया। ठीक है, तो कहते हैं उसको इसने खोला, कहा कि जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, जब तक इस जो महान क्या बोलते हैं इसको, जो नंद वंश था उसको हटा नहीं देता, तब तक मैं अपनी शिखाएं नहीं बांधूंगा। उसी संदर्भ में इसको चंद्रगुप्त मौर्य की प्राप्ति हुई। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की प्राप्ति हुई, और उसने इस पे अटैक किया। किस पे अटैक किया? तो नंद वंश पे अटैक किया, उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। फिर मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी, 321 में हो गई थी। अब कहते हैं मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी मूर्ति कला से हमें इसकी जानकारी मिलती है। हमारे जो भारत चिन्ह है, अशोक स्तंभ, वो किसकी निशानी है? वो मौर्य साम्राज्य की निशानी है, अशोक की, चंद्रगुप्त की निशानी है। आपने रामपुरवा बैल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है। तो पहला क्या है? मूर्ति कला। दूसरा है, एक व्यक्ति था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज नाम था। ये बाहर देश से आया होता, ये राजदूत था। क्या था? राजदूत था उस देश का, और यहाँ पे आया और मौर्य साम्राज्य में रहा, और उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। हालांकि इंडिका अभी तक हमें मिली नहीं है ओरिजिनल वाली, लेकिन इसके रेफरेंस मिलते। इंडिका लिखी। एक बड़े मजेदार कहानी हुआ कि जब मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य के दरबार में रहता था, तो एक घटना ये घटी कि जो मेगास्थनीज था वो क्या था, एक क्या था, राजदूत था। ये क्या था? सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। जब राजदूत बन के आया इंडिया मतलब उसमें मगध साम्राज्य में, तो ये साम्राज्य में रहता था, घूमता था, फिरता था बढ़िया से। तो इस पे ना लोग नजर रख रहे थे, चंद्रगुप्त इस पे नजर रख रहा था। चंद्रगुप्त एक दिन इसको भय हुआ ऐसा कि मुझ पे ना कोई नजर रखता है, तो ये शिकायत इसने चंद्रगुप्त से करा। तो पूछा, भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो हम पे नजर रख रहा है, इस पे मतलब इस मेगास्थनीज पे नजर रख रहा है? तो चाणक्य खड़े होते हैं, बोलते हैं कि साहब मैं इस पे नजर रखता हूँ। बोला क्यों? ये जिस देश से आया राजदूत बन के आया, हमारे देश में एक मेहमान है और दूसरे देश का है, तो हमारे देश की जानकारी हो सकता है लेके चला जाए, इसीलिए मैं इस पे नजर रखता हूँ। तो मेगास्थनीज की जानकारी, मेगास्थनीज की जो बुक है वो इंडिका से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य की जानकारी में, वो चाणक्य का अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है, किसके ऊपर लिखा गया है? तो राजनीतिक के ऊपर लिखा है, राजनीति के ऊपर ये बुक लिखी हुई है। कौन सी? चाणक्य वाली अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आएगा, ये लेन देन वाला मत लिख देना पेपर में। ठीक है, इसमें राजनीति के ऊपर ये बुक लिखी गई है। चाणक्य के 3 नाम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त कह रहा हूँ, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इसके नाम मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? चाणक्य ने। और जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु बोले तो ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो राजनीति के। आपने सप्तांग थ्योरी देखा होगा कि कैसे किससे दोस्ती करनी है, किससे कब दुश्मनी करनी है। आपने नाम सुना है? साम दाम दंड भेद। इसका मतलब है, साम के मतलब प्यार से बात कर लो, दाम मतलब इधर पैसा ले दोगे बात कर लो। ठीक है, देशों के बारे। दंड मतलब धमका के, भेद मतलब फूट डालो और राज करो। ऐसी नीतियां थी कि हमें कब किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद आता है मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो मूर्तिकला। इसमें अभिलेख भी लिख सकते हो,
अभिलेख। ठीक है, अब आता है मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन था, प्रशासन मतलब देश चलता कैसे था, देश चलता कैसे था। इसमें भी केंद्रीय प्रशासन था, मतलब पूरे जो साम्राज्य का निर्णय लिया जाता था वो मगध से लिया जाता था। जैसे पूरे भारत है, इसका निर्णय कहाँ से लिया जाता है, दिल्ली से लिया जाता है ना, दिल्ली एक केंद्र है। उस समय के केंद्र कौन था, मगध था। जो मगध था मतलब पूरे साम्राज्य था, ये बहुत सारे भागों में विभाजित था। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र थे, जहां से पूरे साम्राज्य को चलाया जाता था बढ़िया से। उसमें पहला था, पहला क्या नंबर से लिख देता हूँ, सुवर्णगिरी। ये क्या है, कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक है इंदर, यहाँ से प्रशासन चलाया जाता था। फिर आता है उज्जैनी, आपका उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। हाँ, पेपर में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछता है, अभी नहीं पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य के कितने प्रांतीय या केंद्रीय राजनीतिक केंद्र थे, तो उसमें 5 सबको पता है, लेकिन वो पूछता क्या है कि कहाँ पर थे लोकेटेड। अगर आप CUET का पेपर देखेंगे या पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें मिलाने को आएगा कौन सा राजनीतिक केंद्र कहाँ किस राज्य में आज के हिसाब से है। तो स्वर्णगिरी कहाँ है, KRT मतलब कर्नाटक के अंदर है। उज्जैनी कहाँ है, MP मध्य प्रदेश, महाकाल। ठीक है, तोसली कहाँ है, कलिंग। अब बोलोगे भाई कलिंग क्या है, कलिंग बोले तो उड़ीसा के अंदर है। ये कहाँ है, तोसली उड़ीसा के अंदर। पाटलिपुत्र पटना मतलब बिहार। ठीक है, और तक्षशिला ये अपने देश में नहीं है, फिलहाल अपने देश में नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ही पूछेगा आपसे। ठीक है, अब आते हैं कि जो प्रशासन था वो कितना, क्या पूरे साम्राज्य का प्रशासन एक जैसा था पूरे साम्राज्य में, तो नहीं। क्या प्रशासन एक समान रही होगी, तो बिल्कुल नहीं रही होगी। आज के समय में हमारा प्रशासन एक जैसा नहीं है, तो सोचो आज से 2000 साल पहले कैसे एक जैसा रहा होगा। तो कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ उड़ीसा, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र। ये बिल्कुल पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। जो उड़ीसा कैसा है, तट वाला क्षेत्र, तो प्रशासन एक जैसा नहीं रहा होगा। अगर आपने एक फिल्म देखी होगी NH10, उसमें एक बात बोलता है, पुलिस वाला होता है, एक बड़ा मजेदार बात बोलता है, कहता है भाई साहब, जहां गुड़गांव का आखिरी मोल खत्म होता है ना, आपका संविधान और कानून वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो सोचो उस जमाने में भी तो ऐसा होता होगा। अब दिल्ली से बाहर चले जाओ, कोई पुलिस वाला नहीं सुनता। ठीक है, तो वहां पर उस जमाने में ऐसा कैसे रहा होगा, तो वहां पे पूरा प्रशासन का एक जैसा नहीं रहा होगा। जो प्रशासन था, जो केंद्रीय बिंदु थी, जो नियम कानून होते हैं ना, जहाँ राजा होता है, जहाँ साम्राज्य होता है, या जहाँ पॉलिटिकल केंद्र होता है, उसके आसपास से तक ही लिमिटेड होता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। अब जो साम्राज्य का संचालन था वो रोड यानी रोडवे और वाटरवे के माध्यम से किया जाता है, यानी जल मार्ग और आपका स्थल मार्ग के हिसाब से आपका प्रशासन किया जाता था। कहीं जाना हो तो या तो जो आर्मी है या फिर ऑफिसर्स हैं या अधिकारी हैं, या तो रोड से जाएंगे या फिर जल मार्ग से जाएंगे। आज की तरफ से नहीं, हेलीकॉप्टर निकालो, हेलीकॉप्टर से चलेंगे या एरोप्लेन से, उस जमाने में एरोप्लेन थे ही नहीं। फिर आता है कि यात्रा में ना बहुत लंबा समय लग जाता है, यात्रा में बहुत लंबे समय, हफ्ता दिन भी लग सकता था, महीनों दिन भी लग सकता था। अब एक व्यक्ति जा रहा, महीनों दिन सफर करना है, तो उसको क्या जान की खतरा है, माल का खतरा है, बीमार पड़ गए इसका खतरा है, बहुत सारे खतरा रहा होगा। जो राजमार्गों की सुरक्षा होता था वो सेना करती थी। कौन करती थी, सेना राजमार्ग की सुरक्षा करती थी। अब राजमार्गों के अगल बगल आपने देखा होगा, जो पेड़ लगाने के जो कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, सबसे पहले अशोक ने ही पेड़ लगवाए। जैसे मान लीजिए रोड होता है ना, उसके आसपास देखना पेड़ होता है। ठीक है, तो कौन लगवाया था, अशोक लगवाना उस समय शुरू किया था कि लोग रह सके। ठीक है, बाद में आपने सराय नाम सुना होगा, आपने सुना है सराय, सराय। ठीक है, सराय का मतलब क्या था, रोड के किनारे जो आपका ढाबा टाइप के जो रहने वाला जगह होता है ना, उसको सराय बोला जाता है। ठीक है, आपने एक होटल सुना होगा, एक मोटेल, एक होता है होटल। ठीक है, दूसरा होटल वर्सेस मोटेल लिख देता हूँ, मोटेल। देखिए होटल तो आपको शहरों में मिल जाता है, जो मोटर होता है ना, जो मोटेल होता है, ये रोडों के किनारे होता है। ठीक है, उसको सराय, आप दिल्ली में रहते होंगे ना, आप बहुत सारे होटलों के ऊपर लिखे देखे होंगे, कोई डिलक्स लिखता है, कोई डिलक्स लिखता है। ठीक है, कोई कुछ लिखता है, कोई इन लिखता है, इन, फलाना होटल, फलाना इन। इसका इन का मतलब ही सराय होता है कि रोड में पड़ रहा है। ठीक है, उस जमाने में भी ये काम चलता था। सुरक्षा कौन करता था, आर्मी करती थी, सेना करती थी, उसमें लोगों के रहने की सुविधाएं वगैरह थी बढ़िया से। फिर आता है, अब साम्राज्य का प्रशासन करने में बहुत सारी यूनिट होती है। जैसे आजकल होता है ना, एयरफोर्स होता है, आर्मी के वाले होते अलग होते हैं, नेवी वाले अलग होते हैं, साइबर वॉरफेयर वाले अलग होते हैं, क्राइम ब्रांच वाले अलग होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। उस जमाने में भी ऐसे ही था, उस जमाने में भी ऐसे ही था। 5 समितियां थी, लेकिन पांचों के बारे में नहीं पढ़ना है। एक समिति तो होती थी, फिर उसके उप समिति होती थी। एक जैसे मान लीजिए हम 5 हेड निकाल लेते हैं, ABCDE, ये 5 हेड हो गए। अब इसके भी 6 हिस्से रहेंगे। मान लीजिए इसका क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब हो सकता है कि फिर क को भी बांट दे, इसको कर दे रोमन में 1, इसका 2,
ऐसे कर करके बहुत सारी समितियां बनी हुई थी, लेकिन 5 थे, एक में 30 मेंबर होते थे, एक समिति में 30 मेंबर होते थे। लेकिन सब नहीं पढ़ना अपने को, तो इसमें सिर्फ देखना है कि उसके एक समिति, उसके 6 उप समिति होती है। पेपर में पूछता है एक समिति कितने उप समिति होते थे, तो 6 उप समिति होते थे। तो पहला जिसमें से एक समिति की जो 6 उप समिति है, उसका पहला उप समिति क्या करती थी, नौसेना। नौसेना बोले तो आपका पानी वाला हिसाब, नाव वाला देखना, देख लेख करना, ये सब काम था। फिर आता है यातायात। यातायात मतलब बैलगाड़ी वगैरह ये सब देखना, रोड वगैरह बढ़िया से है कि नहीं, खान पान, खाना वाना आर्मी को मिलना चाहिए कि नहीं बढ़िया से। फिर आता है पैदल आर्मी। पैदल आर्मी कैसे जा रही है, अश्वरोही, मतलब अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े पे जो चढ़ने वाले सिपाही होते थे वो लोग पूरे हैं या नहीं है। फिर रथ, रथ मतलब रथ समझते हो ना, एक घोड़ा लगा होता है, पीछे रथ होता है वो वाला। फिर हाथी, हाथी क्या काम आता था, ये युद्ध में लड़ता भी था और सामान लेके चलता था, ठीक है। इसका दूसरा जो उप समिति था वो उपकरण होना। उपकरण मतलब जो बंदूक जा रहा है, गोली जा रहा है, उसके बहुत सारे पार्ट पुर्जे होते हैं, वो काम करता था। फिर बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, आज तो है नहीं, रेलवे हो गया, ट्रक हो गया, उस जमाने में सब थे नहीं, तो बैलगाड़ी से काम चलाया जाता था। फिर भोजन की व्यवस्था करना, उनको खाएंगे पिएंगे, चारा, अब हाथी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, ऊंट जा रहा है, गधा जा रहा है, सब लोग उसमें जा रहे हैं, उसको चारा भी तो चाहिए भाई, खाएगा क्या। अब ऐसे ना कि गाय को छोड़ दिया, सॉरी बैल को छोड़ दिया, जा घूम गया, नहीं, उसके लिए चारा रखे जाते थे। फिर मनोरंजन के साधन होते थे। अब आर्मी जा रही है, उसके लिए कुछ तो मनोरंजन का बढ़िया साधन हो, तभी तो आर्मी बेचारे मन लगा रहेगा, उसकी गर्लफ्रेंड को याद नहीं आएगी, और ना पता लगे बेचारा यहाँ आ गया, मनोरंजन ना हो तो अपने गर्लफ्रेंड के याद में खोया रहेगा वो। ठीक है, अब देखेंगे अशोक का धम। अशोक का धम, अशोक सबसे महान शासक हुआ किसमें, मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक कौन था, अशोक था, ठीक है। जैसे कि जो अकबर था वो किस वंश का सबसे महान था, वो मुगल वंश का सबसे महान था। कई बार हम अकबर की तुलना अशोक से करते हैं। तो अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धम, धम का मतलब धर्म, ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है धम। और धम से क्या बना, हिंदी में धर्म बना है, क्या बना है, धर्म, यानी अशोक का धम मतलब अशोक का धर्म। अशोक का जो धर्म है ना, उससे क्या मतलब मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो शिलालेख और अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है, यानी स्तंभ लेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। ये अपने जो प्रजा था, प्रजा मतलब जो इसके नागरिक थे, यहाँ के लोग थे, इसने इंटरेक्ट किया उससे, कि हमें बात उससे किया कि ठीक है, एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक नागरिक के, नागरिक तो उस समय था नहीं, तो मतलब नागरिक शब्द उस समय नहीं होते थे, तो जो आपका प्रजा है उसके साथ आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए थे। इसने कहा कि जो राजा होता है वो बाप जैसा होता है, और जो आपका प्रजा है वो बेटा जैसा होता है, यानी पुत्र और पिता का संबंध इसने स्थापित करने का प्रयास किया। किसने, अशोक ने, किसके माध्यम से, शिलालेख। जगह जगह ना होर्डिंग लगवा दिया, होर्डिंग मतलब आज की तरह नहीं, पोस्टर, आज पोस्टर होते हैं, उस जमाने पोस्टर नहीं होते थे, तो वो पत्थरों पे लिखवा देते थे, फलाना राजा आपसे ये कहना चाहता है कि फलाना चीज होगा, यानी आपका कर्तव्य ऐसा होगा। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें किसने कर दी, अशोक ने कर दी। और इसने कहा धर्म को फैलाओ, धर्म मतलब धर्म को फैलाओ। अब फैलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, जैसे ब्रांड एम्बेसडर का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी कंपनी होती है, प्रचार कराती है, किससे, सलमान खान से, अक्षय कुमार से। क्यों, लोग इसको जानते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। विराट कोहली कोई भी चीज आएगा, फलाना चीज यूज करता हूँ, बिक गया 10 करोड़ माल, ठीक है। वैसे ही इसने, अशोक ने अपने धर्म को फैलाने के लिए, अशोक का जो धर्म था, विजन था, उसको फैलाने के लिए इसने किसकी नियुक्ति करी, धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति करी। धम्म महामात की अधिकारी नामक अधिकारी था, उसकी नियुक्ति करी, जाओ बेटा पूरा दुनिया के अंदर अपने कौन सा धर्म फैलाओ, अशोक का धर्म फैलाओ। जो धर्म जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, कि जाओ लोगों को बताओ ये धर्म है कैसा, ठीक है। तो ब्रांड मिनिस्टर कहो या फिर अधिकारी कहो, उसे क्या कहते थे, धम्म महामात कहते थे। अशोक की एक बेटा और एक बेटी थी, उसकी बेटी का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। इसका एक बेटा था, ये बेटी थी भाई, बेटी। इसके एक बेटा था, क्या नाम था, बेटा, इसका नाम था महेंद्र, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र बाहुबली, ठीक है। इसकी बेटी का नाम संघमित्रा और इसके बेटा का नाम महेंद्र। एक दिन बेटी को बुलाता अशोक, बोला बेटी क्या कर रही है आजकल। बेटी ने बोला बस पापा कुछ नहीं, रील बना रही हूँ कच्चा बादाम पे। बोला ये सब छोड़, फालतू की बातें हैं, जा धर्म की प्रचार कर। संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को, तू क्या कर रहा है, बस पापा ड्रीम 11 पे टीम बना रहा हूँ। कह रहा है कि इसको छोड़, ये सब काम फालतू का काम है, धर्म की प्रचार करो। इन सबको कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। अशोक ने उठाया, बोला कि जाओ पासपोर्ट वीजा लो, जाओ श्रीलंका जाओ, और धम्म महामात जो आपके, सॉरी धम्म महामात नहीं, धर्म की जो अपना अशोक का जो धर्म है इसको प्रचार प्रसार करो। तो इसने अपनी बेटी को भी और अपने बेटा महेंद्र को भी इस काम में लगा दिया। अब कहते हैं अशोक का धर्म था क्या, अशोक कहना क्या चाहता था धर्म। इसने बोला बिल्कुल नैतिक नियम वाले धर्म थे इसके, बिल्कुल सिंपल सा, ताकि कोई भी समझ सके, एक्सेप्ट कर सके। तो बड़ों का आदर करो बेटा, इसमें क्या करो, बड़ों का आदर करो। दूसरा क्या करो, सन्यासियों और ब्राह्मणों का सम्मान करो। आजकल भी हमें किसी भी धर्म का लोग जब मिल जाते हैं ना, हम उनको सम्मान की नजर से देखते हैं ना। जैसे मान लो मुल्ला,
ये मुल्ला लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम आम बोलचाल की भाषा में मुल्ला बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही मुल्ला दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, मुल्ला जी बोल देते हैं। हम बोलते हैं पंडित, पंडित, ठीक है। जैसे ही पंडित जी दिखते हैं तो उनके आगे जी लगा देते हैं। हम सम्मान करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अशोक की बात को आज भी फॉलो करते हैं। तो मुल्ला जी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, ठीक है। या बाबा मिल जाते हैं, बाबा को गाली बकते हैं, बाहर में जी बोलते हैं। मास्टर को अपने मास्टर बोलते हैं, बाहर मिल जाते हैं, मास्टर जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने कहा बड़ों को सम्मान करो, सन्यासियों को सम्मान करो, ब्राह्मणों को सम्मान करो, सेवकों और दासों के प्रति उदार रहो। जो आपके सेवक हैं, जो आपके मतलब नौकर कह सकते हो इस टाइप के, जो दास हैं आपके गुलाम है, उसके प्रति भी आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। वैसे नहीं कि आप उसको मसल दो, बिल्कुल उसकी नेग्लेक्ट कर दो। आज हमारे मान लो कि सेवक हमारे कौन मान सकते हैं हम, एक सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी को हम सेवक मान लेते हैं, लेकिन उसको साथ हम सम्मान से बातें करते हैं ना। तो अशोक के व्यवहार को हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो सेवक और दासों के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार है ना। तो हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 21A कहता है, आर्टिकल 21A है, सिर्फ आर्टिकल 21A है, कहता है गरिमा की रक्षा है, गरिमा राइट टू लाइफ है आपके पास। तो इसमें चीज आ जाती है, दूसरे धर्मों का सम्मान करो, ठीक है। दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, हिंसा से दूर नहीं करना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। हिंसा क्या होता है, मन कर्म वचन से हिंसा होती है। हिंसा का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाना। हिंसा का मतलब क्या होता है, ठेस। अब ठेस कैसे पहुंचा सकते हो, हिंसा आप कैसे कर सकते हो, मन कर्म वचन। मन मतलब किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हो वो भी हिंसा है। कर्म मतलब किसी को करके मार दिया थप्पड़, ठीक है, वो भी क्या है, कर्म से हिंसा कर रहे हो। वचन गाली जो बकते हो सुंदर सुंदर, ठीक है, उससे भी हिंसा होती है, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस है भाई, गौरवमयी इतिहास रहा है इसका, ठीक है। बहुत कहते हैं ना बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं छोटी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी जिंदगी होनी चाहिए। तो इसका गौरवमय इतिहास रहा है, इसने भारत को बहुत कुछ दिया है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है लगभग सब इसी का है। हम झंडा देखते हैं ऐसे वाला, अपना यही झंडा है। एक और बढ़ाओ, बीच में क्या होता है, अशोक स्तंभ चक्र होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसमें 24 तीलियां होती है। 24 तीलियों का मतलब 24 घंटे नहीं होते। इसका मतलब होता है जो 24 सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के, ठीक है, जो अशोक के सिद्धांत थे या कहो या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, 24 तिलिया उसको रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि 24 घंटे का रिप्रेजेंट करता है, ये गलत है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय प्रतीक हमारे गौरव में इतिहास, ठीक है, आपके वो टाइगर जो बना होता है पैसों पे, सब ने वहीं से लिया है। तो मौर्य साम्राज्य का इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं थोड़ा दक्षिण में चलते हैं, दक्षिण में चलते हैं मतलब सदर्न इंडिया में चलते हैं। उनको वहाँ पे राज धर्म के नए सिद्धांत, इसमें बिल्कुल छोटा सा पढ़ना ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। नवीन का मतलब होता है नया, क्या होता है, नया। इसमें तमिलकम प्रदेश आता है, तमिलकम, तमिलकम मतलब बहुत सारा प्रदेश को मिला के, जैसे आप कोई भी, हमें क्या होता है, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति मिलता है उसको हम मतलब बोलते हैं ना दक्षिण भारत से हूँ, दक्कन से हूँ, तो क्या बोलते हैं, ये मद्रासी है, ये क्या है, मद्रासी है, यही बोल देते हैं ना। तो वैसे वहाँ पे तमिलकम जो प्रदेश था, उसमें TND का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल को मिला के तमिलकम प्रदेश बना। ये पेपर में पूछता है, आता है 1 नंबर का। फिर वहाँ पे जो राज्य कौन करता था, यहाँ पे 3 बंदे मिलकर राज्य करते थे। उनका नाम था चेर, चोल, पांडे। चेर, चोल, पांडे यहाँ पे शासन करते थे। ये समृद्ध राज्य थे उस जमाने के, ठीक है। इनका भी जो व्यापार था रोमन साम्राज्य से हुआ करता था। अब हम देखेंगे दैविक राजा, ठीक है। दैविक राजा का मतलब होता है कि अपना संबंध ना देवताओं से जोड़ लेना, अपना संबंध देवताओं से जोड़ लेना। ये क्या करते थे दैविक राजा करते थे, अपना जो संबंध था वो किससे जोड़ते थे, देवताओं से जोड़ लेते थे। बोलते थे भाई हम छोटे मोटे इंसान नहीं है, हम सीधे राजा मतलब देवता की तरफ से आए, ईश्वर की तरफ से आए आप पे हुकूमत करने के लिए। बात ऐसी है। वो क्यों ऐसा करते थे, तो पावर के लिए, पावर के लिए। कोई बोले ना ये राजा का पुत्र है, ये राजा का वो मतलब देवता से संबंध है इसका, तो उसका पावर बढ़ जाता है। जैसे आपने यादव लोगों को देखा होगा, वो चंद्रवंशी कहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ताकि उनको समाज में एक इज्जत मिल सके, समाज के अंदर वो काफी पावरफुल बन सके। तो ऐसे अपने संबंध जोड़ लेते हैं, ठीक है। वो लोगों पे शासन का अधिकार मिल सके, इस बात के लिए शासन की एक्सेप्टेंस मिल सके, यानी लोग उसको स्वीकार कर सके इस बात के, इसीलिए ये लोग अपना संबंध जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कुषाण लोग थे ना, ये लोग बहुत आगे थे, ये लोग बहुत आगे थे सब कामों के अंदर। कुषाण जो थे पश्चिम भारत के अंदर अपना शासन करते थे। ये अपने इंडिया के नहीं थे, ये मध्य एशिया से माइग्रेट करके इधर आए हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने सब काम किए। कि कहाँ शासन करते थे, पश्चिम भारत में। इन्होंने बड़े बड़े मूर्ति बनाया। क्यों मूर्ति बनाया, ताकि लोगों को लग सके कि ईश्वर के समतुल्य हैं। समतुल्य का मतलब उनके बराबरी के बंदे हैं। तो इन्होंने जैसे यूपी के अंदर, मथुरा के अंदर इन्होंने बहुत सारी मूर्ति बनाया, ठीक है। ऐसे गंधार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति, गंधार मतलब तक्षशिला के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई इन्होंने। अफगानिस्तान के अंदर जगह है देवस्थान, वहां पर भी इन्होंने मूर्तियों
बनाया। उसके आगे अपने नाम के आगे लिखते थे देवपुत्र। क्या लिखते थे? देवपुत्र। मान लीजिए किसी का नाम एक्स है, एक्स देवपुत्र, देवपुत्र यानी एक्स किसका पुत्र है? देव का पुत्र है। इस प्रकार की ये लोग उपाधि लेते थे। कुषाण आने से ना बहुत भारत में फायदा हुआ। हम जो टर्बन बांधते हैं ना, पगड़ी, वो कुषाणों की देन है। जैसे क्या बोलते हैं, पगड़ी बांधना, ठीक है, जूता पहनना, ये सब किसकी देन है? कुषाण शासकों की देन है। भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे, गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड कॉइन था वो सबसे पहले किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं जो चीनी शासक थे ना, ये कुषाणों से एक कदम और आगे। ये तो बेचारे देवपुत्र तक ही लिमिटेड थे। इन्होंने बोला भाई हम तो स्वर्ग पुत्र हैं, हम स्वर्ग पुत्र हैं। ठीक है, और इन्हीं से इंस्पायर हो गए थे। कौन लोग? कुषाण लोग इंस्पायर हो गए थे। इन्होंने कहा चल स्वर्ग तो नहीं लगाएंगे, कम से कम हम देवपुत्र से अपना काम चला लेंगे। फिर आता है इसमें अगला जो आखिरी है, प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे कि आपको कोई टीचर बोले कि तुम्हारे क्लास में ना एक टीचर है, उसके बारे में कुछ लिखो, उसके सामने क्लास में पढ़ी जाएगी, तो आप लंबे चौड़े लिख दो, सर कभी मारते नहीं है, सर इतना बढ़िया पढ़ाते, एक बार में समझ में आया, आज तुमको ढेला भर नहीं है। लेकिन ऐसी बातें लिखते हैं ना, तो ऐसे ही प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के सम्मान में कोई बातें लिख देना। तो समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है इलाहाबाद की। कहाँ की है? इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज हो गया प्रयाग है। इसका पुराना नाम प्रयाग था। ठीक है, फिर अकबर ने चेंज किया इलाहाबाद, मतलब प्रयाग से इलाहाबाद किया। फिर मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने फिर से प्रयाग कर दिया। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसकी रचना किसने करी थी? हरिसेन। किसने? हरिसेन। हरिसेन जो था, इनका दरबारी कवि था। कौन था? इनका दरबारी कवि था, यानी दरबार में रहता था। अब मान लो तुम्हें रोज मुझे रोटी खिला रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, मकान दे रहे हो, तुम्हारे बारे में बुरा लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, कतई नहीं लिखूंगा। तो हरिसेन ने भी नहीं लिखा, खूब तारीफ करा इसकी समुद्रगुप्त से। ये राजा कभी पराजय नहीं हो सकता, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लोगों को देखने वाला है, युद्ध में इसके जो कट है, निशान है, वो काफी अच्छा है। ऐसी ऐसी बातें लिखा। किसने? हरिसेन ने लिखा। इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। देखिए अब ये मतलब तीसरा पार्ट एक कंप्लीट हो गया। इसका चौथा और पांचवा पार्ट भी आएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं जब तक आप बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हैं, अगर उसको समझते हैं, तब इसको देखने का फायदा, तब चीजें समझ में आएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, लेकिन चैप्टर समझ में नहीं आता, पूछते हैं तो बता नहीं पाते। क्यों? आप केवल वीडियो देखते हैं। वीडियो मत देखिए, वीडियो भी देखिए मतलब, और उसके साथ अपना बुक भी पढ़िए, और खुद से हैंड में लिखिए, ताकि आप 10 मिनट 20 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, मैंने इस पर लिख रखे, छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। अब मेरे को पढ़ाने से पहले 10 मिनट देखना होता है भाई, मैं इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं।